मैं खुद को हमेशा एक लेजेंडरी स्ट्रॉन्ग फीमेल लेड समझती थी। जब मैंने अपने हस्बैंड को अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, तो मैंने ना रोना धोना किया, ना कोई सीन क्रिएट किया। मैंने बस शांत होकर कहा, ये आदमी तुम्हारा है। मेरे फ्रेंड्स मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे। वो बोलते थे कि मैं कितनी डिग्निफाइड और ग्रेसफुल हूँ, जैसे कोई फिक्शन की स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट रियल लाइफ में उतर आई हो। लेकिन कहानी वैसी नहीं चली जैसी कोई विक्ट्री टेल होती है। पब्लिक क्रिटिसिज्म का थोड़ा तूफान झेलने के बाद उन्होंने रजिस्टर ऑफिस में शादी कर ली। अगले साल मेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड ने ट्विंस को जन्म दिया और बेन, मेरा एक्स हस्बैंड, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया। वो दोनों एक परफेक्ट पिक्चर फैमिली बन गए, जिसे देखकर सब लोग एनवी करते थे। और मैं, डिवोर्स के बाद थोड़े ही समय में मैं एक इमोशनल ब्रेकडाउन में चली गई। ट्रॉमा और ह्यूमिलिएशन ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया और कर्मा पर मेरा जो भरोसा था वो भी टूट गया। मेरी करियर और लव लाइफ दोनों नीचे गिरते गए और मैं लिटरली बॉटम पर पहुंच गई। लंबे समय तक इस खालीपन में जीते जीते एक दिन सड़क क्रॉस करते वक्त मुझे कार ने टक्कर मार दी। डेथ बेड पर मेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड मुझे देखने आई। उसके चेहरे पर पिटी और मेलनकली दोनों थे। उसने कहा, मुझे हमेशा लगा था तुम खुद को स्ट्रॉन्ग फीमेल लेड समझती हो, इसलिए मैंने जानबूझकर उस दिन तुम्हें हमें पकड़ने दिया था। मैं मर गई, रिग्रेट और रिजेंटमेंट के साथ। जब मैंने आंखें खोली, मैं वापस उसी मोमेंट पर थी जब मैंने उन्हें पकड़ा था। मैं इमरजेंसी रूम में पड़ी थी, मुश्किल से सांस ले रही थी। कुछ देर पहले ही डॉक्टर ने गंभीर आवाज में बताया था कि मेरी इंजरीज इतनी सीवियर हैं कि बचना मुश्किल है। मैं बस धुंधले से सोच रही थी, अगर मरना ही है तो ठीक है। तभी हाई हील्स की आवाज आई। ब्रीई लैनकास्टर अंदर आई। वो लक्जरी कपड़ों में थी। उसकी स्किन इतनी फ्रेश और ग्लोइंग लग रही थी कि वो 8 साल पहले से भी ज्यादा यंग लग रही थी। जब मैंने उसे अपने हस्बैंड के साथ पकड़ा था, तब उसने मुझे पिटी और सौरों से देखा था। उसने कहा, कैरोलाइन, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इस हालत में आ जाओगी। फेट सच में बहुत मिस्टीरियस है। इतने ट्विस्ट्स के बाद भी मैं तुम्हारे आखिरी मोमेंट्स में तुम्हारे साथ हूं। वो मेरे बेड के पास बैठ गई और हल्की सांस ली। फिर उसने कहना शुरू किया, मुझे बेन से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, लेकिन सालों तक मैं बस तुम्हें देखती रही। तुम दोनों को डेट करते हुए, शादी करते हुए, तुम्हें मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हुए देखती रही। तुम कैजुअली वो ब्रेसलेट खरीद लेती थी जिसकी प्राइस मेरी मंथली सैलरी जितनी थी। मुझे समझ नहीं आता था। हम दोनों की बैकग्राउंड सेम थी, एजुकेशन सेम थी, लुक्स भी ऑलमोस्ट सेम थे। तो फिर बेन ने तुमसे प्यार क्यों किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उस कैफे में 10 मिनट्स पहले पहुंच गई थी। तो मैंने खुद ही इस चीज को ठीक करने का डिसाइड किया। उसने आगे कहा, मैंने समहाउ बेन के साथ स्लीप करने का रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन जब वो उठा तो वो रिग्रेट और डिप्रेशन में था। उसने मुझे पैसे देकर चुप रहने को कहा। बाद में वो खुद को रोक नहीं पाया। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम भी हुआ, लेकिन हर बार वो रिग्रेट करता था। वो हल्का सा हंसी। ये ठीक नहीं था ना? तुम हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन समझती थी। तुम कहती थी, अगर हस्बैंड चीट करे तो मैं ना रोऊंगी, ना ड्रामा करूंगी, बस डिवोर्स देकर निकल जाऊंगी। तो मैंने बेन से आखिरी बार मिलने की भीख मांगी और जानबूझकर तुम्हें हमें पकड़ने दिया। मैं उसे डिसबिलीफ से देखती रह गई। डिवोर्स के बाद मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन बनना बस टेम्पररी होता है। जल्दी ही मैं इमोशनल रिलैप्स में चली गई। लगातार बिट्रेल का ट्रॉमा और सोसाइटी की ह्यूमिलिएशन ने मुझे रोज टॉर्चर किया। फिर उन्हें शादी करते, बच्चे होते, बिजनेस में सक्सेस पाते देखकर वो सब अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे थे और मैं ओ लव पर भरोसा ही खो बैठी। ना मैं वेडिंग प्लानर का काम कंटिन्यू कर पाई, ना ही कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर पाई। मेरी लाइफ पूरी तरह स्पाइरल डाउन हो गई।
मुझे लगता था मैं वीक हूं, यूजलेस हूं। मैं खुद से ही नफरत करने लगी थी क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन मुझे कभी पता नहीं था कि ये सब एक प्लान गेम था। फिर उसने धीरे से कहा, थैंक यू कैरोलाइन, तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। तुम्हारी प्राइड और डिग्निटी ने हमारी रेपुटेशन बचा ली, जिससे मैं और बेन जल्दी रिकवर कर पाए। उसने हल्की मुस्कान दी। और हाँ, सबसे ज्यादा मुझे खुद को थैंक करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया। बेन के सामने तुम्हारी मैनरिज्म्स कॉपी करना, तुम्हें रिपीटेडली जॉब से निकलवाना। वो थोड़ी रुकी और फिर मुस्कुराई। और एक और चीज, मैंने अब्रॉड स्पर्म बैंक जाकर एक ऐसा डोनर चूज किया जो बेन जैसा दिखता था, और मैंने ट्विंस को जन्म दिया। उसका आखिरी वाक्य हवा में अधूरा सा रह गया और मेरी दुनिया पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन उस वक्त उसकी बातें सुनकर भी मेरी आंखें शौक से फटी की फटी रह गईं। डिवोर्स के बाद जब सब कुछ क्लीन ब्रेक लग रहा था, बेन जॉनसन फिर भी मुझे छोड़ नहीं पाया। वो मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया था और रोते हुए सिर्फ मुझसे प्यार का कन्फेशन कर रहा था। वो बार बार बोल रहा था, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं कैरोलाइन, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। मैं ब्री को कभी नहीं देखूंगा, आई स्वेयर। और फिर अचानक ब्री ने कह दिया कि वो प्रेग्नेंट है, बेन के बच्चों की। उसके बाद सब कुछ बदल गया। इन पिछले कुछ सालों में, खासकर जब हमारे 2 प्यारे बेबीज हुए, बेन मेरे साथ और भी अच्छा बनने लगा। धीरे धीरे वो सच में मुझसे प्यार करने लगा था। कैरोलाइन, मैं आखिरकार तुम्हारी लाइफ जी पाई। मैंने अपनी किस्मत अपने हाथों से बदल दी, लेकिन एक रिग्रेट हमेशा रहा कि कोई ये जान ही नहीं पाया। थैंक हेवन, मुझे मौत से पहले सब कॉन्फेस करने का ये मौका मिल गया। वो हल्की सी मुस्कुराई, जैसे अंदर से पूरी तरह सैटिस्फाइड हो। फिर उसने मेरी तरफ देखा। कैरोलाइन, मैंने तुम्हारे साथ ऑनेस्टली सब शेयर कर दिया है। उम्मीद है तुम मरने के बाद मुझे ब्लेम नहीं करोगी। रेस्ट इन पीस। वो ग्रेसफुली खड़ी हुई, उसके फेस पर अजीब सा सैटिस्फैक्शन था। फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने कैजुअली कहा, अच्छा हाँ, तुम्हें पता है मैं यहाँ कैसे आई? मेरी फेवरेट शॉर्ट ब्रेड शॉप 9 बजे बंद हो जाती है और मेरा ड्राइवर जल्दी कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि मैं डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगी अगर मैं मिस कर गई। उसने हल्के से हाथ हिलाया। प्लीज उसे ब्लेम मत करना, ये एक्सीडेंट था। वो शायद अब बहुत ट्रॉमेटाइज्ड होगा। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें कॉम्पेंसेशन दूंगी, लीगली और फेयरली। वो थोड़ा रुकी और मुस्कुराई। हालांकि वो कॉम्पेंसेशन मेरी एक हैंडबैग की प्राइस जितना भी एक्सपेंसिव नहीं होगा। फिर उसने सिर थोड़ा टेढ़ा किया, जैसे सडनली उसे कोई कंफ्यूजन हो गया हो। लेकिन अब तो तुम अकेली हो, कोई फैमिली भी नहीं है तुम्हारी, तो कॉम्पेंसेशन किसको दूं? वो हाई हील्स में धीरे धीरे बाहर चली गई, बिना पीछे देखे, परफेक्टली ग्रेसफुल। मैं वहीं पड़ी रह गई, अंदर ही अंदर स्क्रीम कर रही थी। फिर अगला पल, जब मेरी आंखें खुली, मैं दूसरी मंजिल के डोरवे पर खड़ी थी। नीचे से फ्रेंड्स की आवाजें आ रही थीं, नॉर्मल चीयरफुल लाफ्टर। और कमरे के अंदर 2 नेकेड बॉडीज बेड पर टैंगल थे, हैवी ब्रीदिंग के साथ। मैं 2 सेकंड तक फ्रीज हो गई। फिर मैंने खुद को जोर से थप्पड़ मारा। आउच! दर्द हुआ। और हाँ, होना भी चाहिए था। अगले ही पल मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, तुम दोनों बेशर्म लोग, धोखेबाज। दोनों ने एक साथ सिर घुमाया। बेन की आंखें मुझे देखते ही फैल गईं। उसका बॉडी शॉक से काम गया और पैनिक में वो वहीं फ्रीज होकर अपना लास्ट मूवमेंट पूरा कर बैठा। ब्री हल्की सी ब्रेथ छोड़ते हुए जल्दी से बेडशीट खींचकर खुद को कवर करने लगी। धीमी आवाज में उसने कहा, कैरोलाइन, प्लीज कोई रैश स्टेप मत लेना। सब मेरी गलती है। मैंने ही बेन को सेड्यूस किया था। उसे ब्लेम मत करो।
अगर किसी को मारना है या गाली देनी है तो मुझे दो। ये वही लाइन थी जो उसने पहले भी कही थी। तब मैं सक्सेसफुल वेडिंग प्लानर थी। परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट रेप्यूटेशन। मेरे लिए लव और मैरिज में थोड़ा सा भी फ्लॉ एक्सेप्टेबल नहीं था। अगर कोई आदमी चीट करे तो वो डिजर्व ही नहीं करता था। उस दिन मैं भी हर्ट थी, डिसगस्टेड थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को कंट्रोल किया था। मैंने एक कोल्ड, डिग्निफाइड लुक दिया था और बस कहा था, ये आदमी तुम्हारा है, और बिना कमरे में घुसे ही मैं चली गई थी। लेकिन आज ब्री मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में वही उम्मीद थी। वो सोच रही थी कि मैं फिर वही करूंगी। लेकिन इस बार मैं अंदर घुस गई। सबसे पहले मैंने टेबल से केटल उठाई और सीधा बेन के फेस पर फेंक दी। धड़ाम। हॉट वाटर उसके ऊपर गिरा। वो दर्द से चीख उठा। उसी मोमेंट में बिजली की तरह घूमी और ब्री के साइड पहुंच गई। मेरे लेफ्ट लेग ने फ्लोर पर पड़े कपड़े बेड के नीचे धकेल दिए और राइट लेग ने बेड फ्रेम को ब्रेस किया। फिर मैंने उसके बाल पकड़ लिए, उसके लंबे थिक बाल, जिन्हें वो बहुत प्राइड से संभालती थी। आज तू बचने वाली नहीं है। मैंने रिस्ट ट्विस्ट किया, बाल और टाइट हो गए, और फिर एक के बाद एक स्लैप शुरू हो गए। थप्पड़, थप्पड़, थप्पड़। 10 एक हाथ से, फिर दूसरा हाथ बदलकर 10 और, पूरे 20 थप्पड़, तेज, लगातार, बिना रुके। ब्री की हालत खराब हो चुकी थी। वो बेड से हाफ लटक रही थी, जैसे उसकी सारी कॉन्फिडेंस हवा हो गई हो। वो बस डर से मुझे देख रही थी, जैसे सामने कोई इंसान नहीं, कोई तूफान खड़ा हो। उसके माउथ से बस टूटे फूटे साउंड्स निकल रहे थे। और उस वक्त पहली बार मुझे एहसास हुआ, इतने सालों तक जो मैं सोचती रही कि डिग्निटी ही सब कुछ है, असल में वो बस सेल्फ टॉर्चर था। क्यों नहीं मैंने उस दिन सब एक्सपोज किया? क्यों मैं चुपचाप चली गई? क्यों मैंने उन्हें साफ साफ डिस्ट्रॉय नहीं किया? लेकिन अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, डिग्निटी नहीं। ये वाला रिवेंज सैटिस्फाइंग है। नीचे से लोग मेरी चीखें सुनकर ऊपर भागे और जब वो सीन देखकर अंदर आए तो सब एकदम फ्रीज हो गए। मैंने ब्री के लंबे बाल ऐसे पकड़ रखे थे जैसे कोई रस्साक्षी चल रही हो। ब्री पूरी तरह नेकेड थी और बेड शीट को जोर से पकड़कर खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। बेन एक हाथ से अपना चेहरा ढक रहा था और दूसरे हाथ से बेडशीट पकड़कर अपनी हालत छुपाने की कोशिश कर रहा था। हम तीनों बीच में ऐसे फंसे थे जैसे कोई वियर्ड सा स्टैंड ऑफ चल रहा हो। दरवाजे पर खड़े लोग बस शॉक थे। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये सब लोग इसी वीकेंड हॉलिडे कॉटेज में दोस्तों के साथ आए थे। मैं तो ओरिजिनली कल आने वाली थी क्योंकि काम था, लेकिन ब्री ने ही मुझे कॉल किया था कि बेन आज रात ड्रंक है, तो मैं सब छोड़कर जल्दी आ गई। और अब ये सीन। ब्री हवा में आधी लटकी हुई थी, मुश्किल से बैलेंस कर पा रही थी। उसका चेहरा सूज गया था और वो लगभग रोते हुए गिड़गिड़ाई, प्लीज हेल्प मी, कोई तो हेल्प करो। लेकिन कोई आगे नहीं आया। सबके फेस पर सिर्फ डिस्गस्ट और कॉन्टेम्प्ट था। पर लास्ट टाइम ऐसा नहीं था। तब किसी ने एक्चुअल अफेयर देखा ही नहीं था। सबने सिर्फ हमारी बातें और एक्सप्रेशन से अंदाजा लगाया था कि क्या हुआ होगा। लेकिन जब चीज आंखों के सामने होती है ना, तो रिएक्शन पूरी तरह बदल जाता है। रिवल्शन अलग लेवल का होता है। और आयरनी ये थी, सालों बाद जब बेन सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया था और ब्री एक लेडी ऑफ लीजर की तरह लिव कर रही थी, तो वही लोग उन्हें एडमायर करते थे। वाओ, ट्रू लव विंस एवरीथिंग। कैरोलाइन, तुम भी रिलैक्स करो। बेन की आवाज कांप रही थी। कैरोलाइन, प्लीज काम डाउन। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई बॉइल्ड प्रॉन हो। चेहरे पर बर्न जैसा रेड, हेयर भी स्वेटी और मेस्ड अप। और मुझे एक फ्लैशबैक आया।
कॉफी शॉप वाला दिन। ब्री लेट थी, सिर्फ 10 मिनट्स। मैं लैपटॉप खोलकर अपना डिजाइन प्रोजेक्ट कर रही थी और तभी बेन जॉनसन मेरे पास की टेबल पर बैठा था। उसने स्माइल करके पूछा था, आर यू ऑल्सो स्टडिंग डिजाइन? उस दिन हम दोनों की कॉन्वर्सेशन इतनी नेचुरल हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला ब्री कब आई और उसकी आंखों में वो चमक कब आई थी। बेन एक आर्ट गैलरी डिजाइनर था। सब उसे जेंटल, काइंड, टैलेंटेड बोलते थे। एक सेंसिटिव गाय जो थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड है। वो तो स्ट्रे कैट्स के लिए भी अपने स्ट्रीट में फूड रख देता था। लेकिन यही काइंडनेस उसकी वीकनेस बन गई। मेरी प्रीवियस लाइफ में वो मेरे सामने घुटनों पर गिर गया था, रोते हुए कन्फेशन कर रहा था। उसने बताया था कि ब्री ने ड्रंक हालत में उसे कॉन्फेस किया था कि वो सालों से उसे प्यार करती है और उसके लिए प्योर रही है। वो बस एक बार चाहती थी, कोई कमिटमेंट नहीं, बस एक बार। बेन ने कई बार मना किया था, लेकिन जब उसे पता चला कि ब्री सुइसाइडल हो रही है तो उसकी सॉफ्ट हार्ट ने सरेंडर कर दिया। उस वक्त मुझे सिर्फ डिस्गस्ट हुआ था। मैं बस दोनों से दूर जाना चाहती थी और 1 महीने के अंदर मैंने कामली डिवोर्स लेकर सब एसेट्स डिवाइड कर दिए थे। लेकिन अब मैं सोच रही थी, काश मेरे पास सिर्फ 2 हाथ नहीं और होते। मैं उसके फेस को नोच डालती, उसकी स्किन के हर ब्लिस्टर को अलग कर देती। लेकिन नहीं, मुझे काम रहना था। ये मेरा सिर्फ एक मौका था। अगर ब्री निकल गई तो शायद ये मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन बेन, उसे मेरे साथ घर आना ही होगा। मैंने दांत भींचकर उसे घूरा। मैं काम कैसे हो जाऊं? बेन की आंखें शर्म से झुक गईं। वो लड़खड़ाती आवाज में बोला, कैरोलाइन, प्लीज उसे छोड़ दो। हम कपड़े पहन लेते हैं, प्लीज। मैंने ठंडी हंसी हंसी। हीरो बनने का शौक है ना तुम्हें? फिर मैंने कहा, हम दोनों का एक पैक्ट था, अगर कोई चीट करे तो 30 थप्पड़ मिलेंगे। मैंने 20 दे दिए हैं, अब मैं थक गई हूं। मैंने बेन की तरफ देखा, तुम बाकी के 10 दे दो, फिर मैं उसे छोड़ दूंगी। बेन ने घबरा कर सिर हिला दिया। कैरोलाइन, मैं हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा, बस कर दो प्लीज। उसी बीच ब्री अचानक जोर से रो पड़ी। मैंने ही बेन को सेड्यूस किया था, मैंने ही उसे ड्रग किया था। मैं ही शेमलेस मिस्ट्रेस हूं। सब मेरी गलती है, उसका नहीं। वो लगभग टूट चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज में एक वेयर्ड सा कैलकुलेटेड पैनिक भी था। प्लीज, मेरा स्टमक, मेरी बॉडी और नहीं झेल सकती। मैं ट्विन्स कैरी कर रही हूं। उसकी हालत सच में खराब हो रही थी, लेकिन साथ में वो बेन के लिए डैमेज कंट्रोल भी कर रही थी। दरवाजे पर खड़े फ्रेंड्स बस विस्पर कर रहे थे, कुछ भी रैश मत करो, बात कर लो। लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। सब बस देख रहे थे। पूरी भीड़ ऑडियंस बन चुकी थी। मुझे लगा था बेन हेजिटेट करेगा, वो तो सॉफ्ट हार्टेड नाइस गाय था ना। लेकिन नेक्स्ट सेकंड उसने ब्लैंकेट में खुद को रैप किया और सीधे ब्री के पास चला गया। फिर वही स्लैप की आवाजें शुरू हो गईं। थप्पड़, थप्पड़। पहला थोड़ा वीक था। मैंने बस हल्का सा आईब्रो रेज किया। बेन तुरंत समझ गया। अगले ही पल उसने जोर बढ़ा दिया। ब्री का चेहरा पहले ही सूजा हुआ था, नाक से खून भी आ रहा था। फिर भी उसने जबरदस्ती एक दर्द भरी मुस्कान बनाई, जैसे वो चाहती हो कि ये सब उसके ट्रैजिक हीरोइन मोमेंट का हिस्सा लगे। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती, उसने स्वोलन लिप्स से बोला। बेन ने बस फेस साइड कर लिया। उसकी सांस हैवी थी। 2 सेकंड बाद उसने मेरी तरफ देखा। कैरोलाइन, अब ठीक है, मैंने बिना एक्सप्रेशन के कहा। नहीं, इतना डिसगस्टिंग बिट्रेल किया है तुमने। अगर मैं सिर्फ उसे पनिश करूं और तुम्हें छोड़ दूं, तो लोग बोलेंगे मैं वीक हूं और अपनी ही जेंडर के खिलाफ हूं। बेन ने तुरंत सिर हिला दिया। उसने आंखें बंद की और फेस ऊपर कर दिया।
उसकी आवाज टूट रही थी। कैरोलाइन, जो करना है करो, बस एक बार सब खत्म हो जाए, फिर हम घर चलकर बात कर लेंगे। उसकी स्किन पर जो ब्लिस्टर्स थे वो और साफ दिख रहे थे, जैसे कभी भी बर्स्ट हो जाएंगे। मैंने एक पल देखा और फिर डिसीजन बदल दिया। मैंने ब्री की तरफ देखा। तुम करो। ब्री शॉक्ड हो गई। नहीं, नहीं, बेन अचानक चिल्लाया। बस कर दो, अभी कुछ भी चलेगा, बस ये खत्म करो। ब्री ऑकवर्ड तरीके से आगे बढ़ी और फिर वो स्लैप करने लगी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने कोल्ड वॉइस में पूछा, तुम दोनों फ्लर्ट कर रहे हो क्या? बेन ने दांत भींच लिए। ब्री का हाथ जब वापस आया तो मैंने देखा उसकी हथेली पर कुछ स्टिकी सा फ्लूइड था। और फिर फाइनली ये पूरा अगली सीन खत्म हुआ। बेन और ब्री दोनों एक ब्लैंकेट में, एक बेडशीट में, फर्श पर क्रॉल करते हुए अपने क्लोथ्स बेड के नीचे से निकाल रहे थे। मेरे अंदर का रेज मीटर धीरे धीरे ग्रीन की तरफ बढ़ा, बस 1/10 तक। हाँ, मैं थोड़ा क्रेजी थी, लेकिन ये वही एंगर था जो मैं सालों से सप्रेस कर रही थी। डिग्निटी मेंटेन करने के चक्कर में अब मुझे दूसरा चांस मिला था, तो क्या मैं बस शांत बैठ जाती? क्या फर्क पड़ता अगर मैं थोड़ी क्रेजी लग जाऊं? लोग भूल जाएंगे, टाइम के साथ सब नॉर्मल हो जाएगा। बेन जॉनसन कोई रैंडम इंसान नहीं था। वो इंडिपेंडेंट डिजाइनर था, आर्ट इंडस्ट्री में ईयर्स से एस्टैब्लिश्ड। उसके पास टैलेंट था, पोर्टफोलियो था, कनेक्शंस थे। ये स्कैंडल उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ये बस उसकी लाइफ का जूसी गॉसिप बन जाएगा। मैं उसे अच्छे से जानती थी। उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी उसका करियर था। मेरी प्रीवियस लाइफ में वही हुआ था। उसका स्टार्टअप आर्ट इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने नोटिस किया था, एंजल फंडिंग मिली थी और वो मिलियनेयर बन गया था। ब्री भी फिर रिच सोशलाइट बन गई थी। और आयरॉनिक बात ये थी, जिस फंडिंग प्रपोजल को वो बाद में उसे करने वाला था, उसका कॉन्सेप्ट उसी समय डेवलप हो रहा था। उससे पहले हम दोनों अक्सर आइडियाज डिस्कस करते थे। मैं कभी कभी उसकी सीन डिजाइन में हेल्प भी करती थी। और तभी मुझे समझ आया, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन बनना मतलब स्टूपिड बनना नहीं है। क्वाइट डिग्निटी सिर्फ शो है। असल पावर ये है कि तुम सिचुएशन को अपने एडवांटेज में उसे करो, दूसरों की पावर को अपनी सक्सेस में बदल दो। मैं अपनी डेस्टिनी बदलने वाली थी। बेन जॉनसन की डेस्टिनी, ब्री लैंकास्टर की डेस्टिनी और अपनी भी। 3 दिन तक बेन मेरे सामने घुटनों पर बैठा रहा और एक इवनिंग मैंने विंडो से बाहर देखते हुए हल्की सांस ली। फिर उसे देखा, घुटने दर्द कर रहे हैं। वो स्टन्ड रह गया। फिर उसके चेहरे पर अचानक खुशी आ गई। कैरोलाइन, क्या तुम फाइनली मुझसे प्रॉपर्ली बात करोगी? उस रात उसने बार बार कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, और ये भी कि ब्री के साथ जो हुआ वो बस मिस्टेक था, और ब्री ने इमोशनली मैनिपुलेट करके फायदा उठाया। मैंने आंखों में आंसू भरकर पूछा, क्या सच में उसने तुम्हें ड्रग किया था उस रात? बेन ने बिना हेजिटेशन सिर हिला दिया। हाँ कैरोलाइन, हाँ। मैं कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं जॉब छोड़ने वाली हूं। जो कुछ भी तुम दोनों के बीच हुआ, उसने मुझे मैरिज और लव पर ही शक करा दिया है। अब मैं उन हैप्पी कपल्स के सामने नहीं रह सकती, फेक स्माइल नहीं दे सकती। बेन का चेहरा तुरंत बदल गया। वो सॉफ्ट आवाज में बोला, ये सब मेरी गलती है, लेकिन तुम वरी मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैं अभी एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप से बात कर रहा हूं, हमें सक्सेस मिलेगा, आई एम श्योर। मैंने उसे देखा और फिर धीरे से कहा, लेकिन मैं डिजाइन नहीं छोड़ना चाहती। अगर मैं वेडिंग प्लानर नहीं बन सकती, तो मुझे तुम्हारे इंडस्ट्री में ले चलो। उसकी आंखें एकदम चमक उठीं। ऑफ कोर्स कैरोलाइन, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा।
हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे, हस्बैंड वाइफ बनकर तो सक्सेस शेयर करेंगे। इजंट दैट परफेक्ट? मैंने नीचे देखते हुए बस हल्के से कहा। हाँ। अगले दिन से उसने मुझे अपने सारे कंप्यूटर नोट्स, फाइल्स, मटेरियल्स भेज दिए। और सच में वो टैलेंटेड था। दिन में वो काम संभालता था, घर के काम भी करता था, और रात में मुझे सब कुछ सिखाता था। हम अलग अलग रूम्स में सोते थे। वो इसे बहुत नॉर्मल तरीके से लेता था। कोई बात नहीं कैरोलाइन, मुझे यकीन है एक दिन तुम पूरी तरह मेरे करीब आ जाओगी। लेकिन मैं ब्री को भूल नहीं रही थी। वो एक पब्लिक नर्सरी स्कूल में टीचर थी। मैंने कॉन्फ्रॉन्टेशन के दिन उसकी जो बातें सुनी थीं, उन्हें मैंने एक म्यूजिक ट्रैक में बदल दिया और फिर किसी को पैसे देकर वो ट्रैक उसके स्कूल के बाहर लाउड स्पीकर पर चलवा दिया। मैंने ही बेन को सेड्यूस किया। मैंने ही उसे ड्रग किया। मैं ही सबसे खराब हूं। मैं, ब्री लैनकास्टर, ही वो दूसरी औरत हूं। वो ट्यून कैची थी। एक बार सुनो तो दिमाग में बैठ जाए। स्कूल के बाहर पेरेंट्स बच्चों को लेने आते और वहीं खड़े होकर वो सॉन्ग सुनते, धीरे धीरे गुनगुनाने लगते, जैसे कोई ट्रेंड बन गया हो। बस जब बच्चे बाहर आते, म्यूजिक बंद होता, ब्री पीछे के दरवाजे से निकलती। लेकिन उसके घर के आसपास भी वही ऑडियो लूप चल रहा था। उसके पेरेंट्स पुलिस बुलाना चाहते थे, लेकिन उसने खुद उन्हें रोक दिया। मैं जानती थी वो अभी चुप बैठी है, क्योंकि उसके पास अभी एक आखिरी कार्ड बचा था। बेन कैथलिक था और उसने कई बार दोस्तों से कहा था, लाइफ सेक्रेड है, अबॉर्शन मॉरल सिन है। मेरी प्रीवियस लाइफ में जब बेन सक्सेसफुल होकर मुझे ढूंढने आया था, मैं ऑलरेडी टूट चुकी थी। बहुत वेट लॉस हो चुका था। मैंने उसे कोल्डली कहा था, यहां से चले जाओ। वो मुस्कुराया था, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ा, और एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया था। कैरोलाइन, मैं तुम्हें आज भी प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे साथ अपनी सक्सेस शेयर करना चाहता हूं। लेकिन ब्री ने मुझे ट्विंस दिए हैं। मैं अपने फ्लैश एंड ब्लड को बिना मदर के नहीं छोड़ सकता। तुम अभी फाइनेंशियल ट्रबल में हो। मैं तुम्हें एक और घर दिला सकता हूं। वीकडेज तुम्हारे साथ रहूंगा, वीकेंड्स बच्चों के साथ। मैंने उसे लिटरली घर से बाहर धक्का दे दिया था, फ्लोर क्लीनर उठाकर। अब पीछे मुड़कर देखती हूं तो साफ दिखता था, ब्री ने सब कुछ केयरफुली प्लान किया था। वो जानती थी कि सिर्फ बेन को पाना आसान नहीं है, इसलिए उसने उसकी सबसे बड़ी वीकनेस पकड़ी। चिल्ड्रन, एक दिन मैं घर लौटी। ब्री लिविंग रूम में सोफा पर बैठी थी। बेन पास खड़ा था। बहुत टेंस था, बार बार साय कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई, ब्री एकदम घबरा गई। मैं बिना कुछ बोले सीधे उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन बेन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो मुझे बहुत देर तक देखता रहा, फिर दांत भींचकर बोला, वो मेरे बच्चे की मदर बनने वाली है। ब्री रोते हुए बोलने लगी, कैरोलाइन, मैं सॉरी हूं। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मुझे उसे बताना पड़ा। वो मेरे बच्चे का फादर है। मैंने सीधे बेन की तरफ देखा। तुम उस पर बिलीव करते हो? बेन ने सिर झुका लिया, धीरे से बोला, हाँ। किस बेसिस पर? मैंने पूछा। उसका फेस टाइट हो गया। पहली बार उसके साथ। वो रुका। मुझे फील हुआ था। अचानक ब्री घुटनों पर गिर गई, आंसुओं के साथ बोलने लगी, कैरोलाइन, हम फ्रेंड्स थे। मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। अगर ये बच्चा बेन का नहीं है तो मेरी नेक्स्ट लाइफ कर्ज हो जाए। लेकिन उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ एक साफ चैलेंज भी था। वो मुझे प्रोवोक कर रही थी। वो चाहती थी कि मैं टूट जाऊं, चिल्लाऊं या डिवोर्स डिमांड कर दूं। उस दिन जो कुछ हुआ उसके बाद भी मैंने बेन को तुरंत डिवोर्स नहीं दिया। ये बात ब्री के लिए काफी शॉकिंग थी। उसे लग रहा था कि अब मैं टूट जाऊंगी और उस इलेजिटिमेट ट्विंस
को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। इसलिए वो कुछ दिन शांत रही, वेट करती रही, और फिर उसने अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया। अब ब्री की सोच में एक ही चीज थी, कैरोलाइन अब इसे सह नहीं पाएगी। लेकिन तभी बेन अचानक आगे आया और धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। कैरोलाइन, प्लीज, मैं अपनी शादी से पहले और अभी की सारी एसेट्स तुम्हारे नाम कर देता हूं। बस इन इनोसेंट लाइव्स को कुछ मत होने देना। मैंने दोनों को देखा, जो अब मेरे सामने घुटनों पर थे। कुछ सेकंड तक मैं चुप रही। फिर मैंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और एकदम टूटी हुई आवाज में बोली, मैं भी दिल की पत्थर नहीं हूं। अगर बात यहां तक आ गई है तो रहने दो उसे ये बच्चे। ब्री एकदम शॉक होकर ऊपर देखी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बेन तो जैसे खुश ही हो गया। वो तुरंत उठकर मुझे हग करने आया। कैरोलाइन, मैं पीछे हट गई। मुझे मत छुओ। मेरी आवाज टूट रही थी। मेरा दिल टूट गया है। मैंने मुड़कर कहा, हम मैरिड हैं। मैं इतनी भी क्रूएल नहीं हूं कि 2 इनोसेंट लाइव्स को दुनिया में आने से रोक दूं। बेन की आंखों में आंसू आ गए। वो इमोशनल होकर तुरंत अपने पेरेंट्स को कॉल करने चला गया। और फिर लिविंग रूम में सिर्फ मैं और ब्री रह गए। वो उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें मेरे ऊपर लॉक थीं। डार्क, शार्प, कैलकुलेटिंग। मैं रॉकिंग चेयर में बैठी धीरे धीरे झूल रही थी और उसे देख रही थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। इतने सालों की लड़ाई, बिट्रेल, गेम्स, हम दोनों में कोई इनोसेंट नहीं था। पिछली बार जब सब कुछ बिगड़ा था तो वो अचानक कॉट ऑफ गार्ड हो गई थी और मैं बस गुस्से में थी, हर्ट थी। मेरी हर एक्शन के बाद उसका डाउनफॉल हुआ था। नर्सरी स्कूल से जॉब चली गई। पेरेंट्स ने घर से निकाल दिया। फ्रेंड्स ने भी दूर कर दिया। लेकिन उसने सब क्वाइटली सह लिया था, क्योंकि उसे पता था बेन के दिल में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और जितनी ज्यादा वो दुखी दिखेगी उतना ही बेन उसे बचाने की कोशिश करेगा। और अब उसने अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया था, ट्विंस। वो जल्दी में नहीं थी। उसने बहुत टाइम लिया था, प्लानिंग की थी, ह्यूमिलिएशन सहा था, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मूव किया था। और ऑनेस्टली उसने गेम जीत लिया था। मेरी प्रीवियस लाइफ में जब मैंने उसे देखा था तो वो एक एलिगेंट, ज्वेलरी से सजी हुई हाई क्लास लेडी थी, परफेक्ट सोशलाइट इमेज। लेकिन अभी वो वही थी, डिशेवल्ड, टायर्ड, डार्क ब्री। उसने हल्की मौकरी के साथ कहा, तुम बदल गई हो कैरोलाइन। पहले कहती थी तुम अपनी डेस्टिनी खुद कंट्रोल करोगी, और अब अपने हस्बैंड के इलेजिटिमेट बच्चों को भी एक्सेप्ट कर रही हो। मैंने सिर थोड़ा टेढ़ा किया और उसे देखा, फिर शांत आवाज में कहा, पता नहीं तुम बदली हो या नहीं ब्री, या तुम पहले से ही ऐसी थी, बस अच्छे से छुपा लिया था। उसका फेस टाइट हो गया, आवाज भारी हो गई। अब जो भी हो गया है वही सच है। उसने एकदम कोल्ड टोन में कहा, कैरोलाइन, मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज याद दिलाना चाहती हूं। मैंने अब तक तुम्हारे हर गेम को सहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जवाब नहीं दे सकती। उसने अपने पेट की तरफ हल्का इशारा किया। 4 महीने हो चुके हैं, 2 जिंदगियां हैं इसमें। उसकी आंखें थोड़ी तेज हो गईं। अगर तुम प्रिटेंड कर रही हो नाइस बनने का, लेकिन मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने का सोच भी रही हो, तो मैं भी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। मैं हल्का सा हंसी। रिलैक्स, मैं तुम्हारी तरह डर्टी नहीं हूं। फिर मैंने कामली कहा, सीधी बात है, मुझे इमोशनल फिल्थ पसंद नहीं है। बेन ने जो किया उसके बाद मैं शायद उसके साथ नहीं रह सकती। मैंने पॉज लिया, लेकिन मैं रिलेशनशिप भी नहीं खो सकती और एसेट्स भी नहीं। मैंने उसे सीधे देखा। अगर वो अभी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करता है
तो मैं अभी डिवोर्स दे दूंगी। स्ट्रॉन्ग वुमन को स्कमबैग की जरूरत नहीं होती, लेकिन पैसे छोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं होती। मेरे अंदर एक क्लैरिटी थी। पिछली लाइफ में मैं सिर्फ हर्ट होकर जल्दी डिवोर्स लेकर निकल गई थी, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं साफ सोच रही थी, डिवोर्स होगा, लेकिन लॉस नहीं होगा। मेरी बात सुनते ही ब्री की आंखों में एकदम चमक आ गई, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर हल्की मौकरी भी थी, जैसे वो अंदर ही अंदर मुझे शॉर्ट साइटेड समझ रही हो। उसके लिए बेन एक ब्लू चिप स्टॉक था, फ्यूचर में जिसकी वैल्यू और बढ़ने वाली थी, और अभी जो एसेट्स थे वो उसके लिए बस चिप्स थे जिन्हें वो सैक्रिफाइस कर सकती थी। जहां तक फीलिंग्स की बात थी, वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट थी उन ट्विंस को लेकर। मैंने वो ट्विंस पहले भी देखे थे, एकदम बेन जैसे लगते थे। पहली नजर में कोई भी कह देता कि ये उसके ही बच्चे हैं। मतलब साफ था, ब्री ने उस टाइम पर सही डोनर ढूंढने में काफी एफर्ट लगाया था। मैं मानती थी, उसने पूरी प्लानिंग की थी। लेकिन बेन भी कोई बेवकूफ नहीं था। वो तब तक अपने एसेट्स ट्रांसफर करने वाला नहीं था जब तक बच्चों की बर्थ पूरी तरह कंफर्म ना हो जाए। और मुझे डिवोर्स करवाने की बात, वो तो अब पूरी तरह ब्री की एबिलिटी पर डिपेंड करता था। मैंने उसके दिमाग में बस एक सीड डाल दिया था, और ब्री जैसी लड़की जो कैलकुलेटेड थी, एम्बिशियस थी, वो अपने गोल के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। मैं जानती थी वो कर लेगी। बस कुछ महीने का खेल था और मैं वेट कर सकती थी। मेरी बात समझने के बाद ब्री घर वापस चली गई, प्रेगनेंसी पर फोकस करने के लिए। उधर बेन मेरे सामने अपनी लॉयल्टी प्रूव करने में लगा था। उसने ब्री से एक बार भी मिलने नहीं गया, लेकिन हाँ, उसने अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया था। उन्होंने एक बड़ा सा हाउस रेंट किया और ब्री को वहां शिफ्ट करवा दिया ताकि केयर हो सके। वो एल्डरली कपल मुझसे फेस करने में अशेम थे। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजा, जॉनसन फैमिली ग्रेटफुल है और फ्यूचर में आपका बच्चा ही हमारा पहला रियल ग्रैंड चाइल्ड होगा। मैं ये मैसेज पढ़कर ऑलमोस्ट हंस पड़ी। सीरियसली, अगले कुछ हफ्तों में सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो गए। बेन पूरी तरह बिजी हो गया इन्वेस्टमेंट मीटिंग की प्रिपरेशन में, जो 6 मंथ्स बाद होने वाली थी। दिन में स्टूडियो, रात में मेरे साथ एग्जीबिशन डिजाइन की क्लासेस। उसकी लाइफ सडनली बहुत स्मूथ और सक्सेसफुल लगने लगी, जैसे इस अफेयर ने समहाउ उसकी जिंदगी को ही बूस्ट कर दिया हो। और मैंने 2 चीजों पर फोकस किया। पहला, मैंने एक लड़की को ढूंढा, अमीलिया बेल, बेन की इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटर। उसने कई सक्सेसफुल एग्जीबिशन स्पेसेस डिजाइन किए थे, लेकिन वो पब्लिक में ऑलमोस्ट कभी नहीं आती थी। रीजन सिंपल था, उसका अपीयरेंस ऑर्डिनरी था और उसे स्टार्टर भी था। मेरी प्रीवियस लाइफ में मैंने उसके बारे में न्यूज पढ़ी थी। उसने बेन पर केस किया था, डिजाइन स्टीलिंग का कोलैबोरेशन के नाम पर, लेकिन वो केस दब गया था, ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। और आयरनी ये थी, मैंने अब तक बेन के डिजाइन मेथड्स, कॉन्सेप्ट्स, सब कुछ ऑलमोस्ट मेमोराइज कर लिया था। लेकिन इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने के लिए मुझे रियल केस स्टडीज चाहिए थी। मैं अमीलिया को एक पुराने काउंसिल एस्टेट के फ्लैट में मिली, और ऑनेस्टली मैं शॉक थी। इतनी टैलेंटेड गर्ल ऐसे कंडीशन में रह रही थी। वो थिक ग्लासेस लगाए बैठी थी, काम और फोकस्ड। उसने सिंपल टोन में कहा, मैं खुद प्रोजेक्ट्स नहीं ले पाती, और जब पैसा स्प्लिट होता है तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं। मैंने उससे सीधे पूछा, तुम मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहोगी? उसने मुझे गौर से देखा, थिक लेंसेज के पीछे से। वो स्मार्ट थी, स्पिरिटेड भी थी। मैंने उसका काम देखा था, एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड और जेन्युइनली ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट्स। लेकिन सोसाइटी ने उसे इग्नोर कर दिया था, सिर्फ अपीयरेंस की वजह से।
एक दिन सोचने के बाद उसने हाँ कहा। उसकी आवाज स्टेडी थी। मैं सक्सीड करना चाहती हूँ। मैं अपने वर्क पर पूरा कंट्रोल चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे डिजाइन्स बड़े स्टेज पर दिखें। मुझे उसकी ऑनेस्टी और एम्बिशन दोनों पसंद आए। दूसरा स्टेप था फाइनेंस। मैंने अपने पेरेंट्स का छोड़ा हुआ फ्लैट बेच दिया और अपने सेविंग्स को मिलाकर मेरे पास लगभग 300,000 हो गए और मैंने पूरा पैसा बिटकॉइन में डाल दिया। साल था 2017। बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 15,000 पाउंड थी। मेरी प्रीवियस लाइफ में मरने से पहले मुझे याद था कि बिटकॉइन 120,000 तक गया था। इस सेकंड चांस में मैं साफ समझ चुकी थी, रिवेंज भी करना है और मनी भी बनाना है। और ऑनेस्टली इससे आसान और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कोई नहीं था। मैंने 200 कॉइन्स खरीद लिए। मैंने पासवर्ड इतना याद किया कि अब वो मेरी आदत बन गया था। बार बार दोहराया, इतना कि नींद में भी बोल सकूं। और फिर मैंने उसे अपने दिमाग से कंप्लीटली निकाल दिया, जैसे वो कभी हुआ ही नहीं। बिटकॉइन को समय चाहिए था ग्रो होने के लिए, लेकिन उसके लिए समय लगभग पूरा हो चुका था। ब्री की डिलीवरी के वक्त वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसी रात उसने ट्विंस को जन्म दिया, एक बॉय और एक गर्ल। उस रात मैं अचानक बेन की डोर नॉकिंग से उठी। वो बाहर खड़ा था, जल्दी में बोल रहा था, मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल में हैं। वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं वहां आ जाऊं। मैं देख के आता हूं और जल्दी वापस आ जाऊंगा। लेकिन वो वापस नहीं आया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 3 दिन। मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैं उस वक्त अमीलिया के साथ प्रपोजल्स रिवाइज करने में बिजी थी। दिन उसके काउंसिल फ्लैट में बीतते थे। जितना मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती गई, मुझे समझ आने लगा कि वो सच में बहुत शार्प है, क्विक विटेड, नॉलेजेबल और ऑनेस्टली बहुत इंटरेस्टिंग इंसान। उसके साथ रहकर अनकंफर्टेबल नहीं लगता था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कॉन्वर्सेशन नेचुरली फ्लो कर रही हो। और धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि वो भी अपनी टोन मेरे हिसाब से एडजस्ट कर रही है। इसी बीच हॉस्पिटल से एक म्यूचुअल फ्रेंड ने मुझे कॉल किया। उसकी आवाज एक्साइटेड और शॉक दोनों थी। कैरोलाइन, ये बहुत अनफेयर है। उन ट्विंस का फेस बिल्कुल बेन की कॉपी लग रहा है। उसके पेरेंट्स वहां बैठे उन्हें डार्लिंग ग्रैंडसन और डार्लिंग ग्रैंडडॉटर बोल रहे हैं और डॉक्टर्स, नर्सेस सब बोल रहे हैं कि व्हाट अ हैप्पी फैमिली है। मैंने कुछ नहीं कहा। चौथे दिन जब मैं अमीलिया के प्लेस से वापस आई तो मैंने देखा बेन सोफा पर बैठा था। उसका फेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, जैसे अंदर से लड़ रहा हो। मैंने कैजुअली पूछा, बच्चे कैसे हैं? अचानक उसकी आंखें रेड हो गईं और अगले ही पल वो घुटनों पर गिर गया। कैरोलाइन, आई एम सो सॉरी। उसकी आवाज टूट रही थी। इन दिनों मेरे पेरेंट्स मुझे थ्रेटन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे तुमसे एक चीज डिस्कस करनी है। मैंने उसे देखा। क्या? वो नीचे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मेरे पेरेंट्स छोटे गांव से हैं। उनका कहना है कि ये बच्चे इलेजिटिमेट स्टिग्मा के साथ नहीं बढ़ सकते। गांव में लोग उन्हें रिजेक्ट करेंगे। बच्चे कभी सिर ऊंचा करके नहीं चल पाएंगे। उसकी आवाज कांपने लगी। इसलिए वो चाहते हैं कि हम, उसने आंखें बंद कर लीं, फेक डिवोर्स कर लें। मैं साइलेंट रही ताकि मैं ब्री से शादी कर सकूं और बच्चों को प्रॉपर फैमिली नेम मिल जाए। क्रिसनिंग के बाद जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम फिर से रीमैरी कर लेंगे। मैं बस उसे देखती रही। वो घुटनों के बल क्रॉल करके कॉफी टेबल तक आया और अपने बैग से एक डॉक्यूमेंट निकाला। कैरोलाइन, मुझे पता है ये अनफेयर है। उसकी आवाज सॉफ्ट थी। इसलिए मैंने सब एसेट्स तुम्हारे नाम कर दिए हैं, प्रीमैरिज और मैरिटल दोनों। ये मेरी गारंटी है। मत डरना, जब सब सेटल हो जाएगा
और फंडिंग आ जाएगी तो मैं तुम्हें फिर से प्रॉपर तरीके से मैरी कर लूंगा। मैंने वो डॉक्यूमेंट हाथ में लिया और बस नीचे देखती रही। कुछ देर बाद मैंने पूछा, ब्री अग्री है? वो थोड़ा चौंका। उसकी कंसेंट क्यों मैटर करेगी? हम दोनों ही तुम्हारे सामने गिल्टी हैं। वो भी अशेम्ड है। उसने कुछ नहीं कहा है इस अरेंजमेंट पर। मैंने हल्की सांस छोड़ी। ठीक है, इन सर्कमस्टांसेस में मेरे पास और ऑप्शन भी क्या है? ये सब बच्चों के लिए ही तो है। बेन तुरंत राहत में आ गया। कैरोलाइन, चिंता मत करो, पेपर पर हम डिवोर्स होंगे, लेकिन मैं तुम्हें वैसे ही मिलूंगा जैसे पहले। सब कुछ नॉर्मल रहेगा। मैं उसे देखती रही और अचानक मुझे हल्की सी ठंडी हंसी आ गई। तो मतलब मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बन जाऊं और तुम दोनों साइड्स एंजॉय करो? उसका चेहरा फ्रीज हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे सडनली नोसिया जैसा फील हुआ। अगले दिन हम कोर्ट गए डिवोर्स के लिए। दोनों साइड जल्दी में थे। बेन जल्दी में था क्योंकि 1 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड था और उन्हें क्रिसनिंग से पहले मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए था। और मैं सिर्फ इसलिए जल्दी में थी क्योंकि मैं जल्दी में थी। बेन ने गिल्ट की वजह से सारे प्रॉपर्टी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स जल्दी जल्दी साइन कर दिए और उसकी ये कॉन्फिडेंस मोस्टली इस बात पर था कि उसे आने वाले ह्यूज फंडिंग राउंड का पूरा भरोसा था। इस दौरान मैं अमीलिया के साथ सिटी एस गई हुई थी और जब हम वापस आए तो पता चला कि कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो चुका था। मैं कोर्ट पहुंची। वहां बेन पहले से मौजूद था और उसके साथ ब्री भी। वो अभी पोस्टमार्टम रिकवरी से बाहर आई थी और दोनों बहुत जल्दी में थे क्योंकि अगले दिन क्रिसनिंग था और उसके तुरंत बाद वो डिवोर्स फाइनलाइज करके मैरिज सर्टिफिकेट लेना चाहते थे। इतने ईगर, जैसे बस इंतजार ही नहीं कर पा रहे हों। बेन मुझे घूर रहा था, फिर थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर बोला, कैरोलाइन, मैंने सुना तुम ट्रैवल पर गई थी माइंड क्लियर करने। अब ठीक लग रही हो? मैंने कैजुअली कहा, हाँ, काफी ठीक हूं। ब्री की नजरें ठंडी थीं और उसमें हल्का सा मौकरी था। उसमें वही पुराना एरोगेंस साफ दिख रहा था जो मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में देखा था। बेन थोड़ा दूर चला गया और उसी मोमेंट मैंने अचानक बोल दिया, एक बात पूछी थी कभी मैंने बेन से। ब्री तुरंत मेरी तरफ देखी। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी आ गई। मैं हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से बोली, अगर कॉफी शॉप में तुम पहले आ गई होती तो क्या वो तुमसे प्यार कर लेता? ब्री की आंखें हल्की सी फ्लिकर हुई। मैंने आगे कहा, उसने कहा था। नहीं। ब्री चुप रही। मैंने थोड़ा पॉज लिया। मैंने पूछा था क्यों? क्योंकि उस टाइम हम दोनों कितने सिमिलर थे। लोग तो हमें ट्विंस तक बोलते थे। मैंने उसे देखा। जानना चाहोगी उसने क्या कहा था? ब्री ने होंठ टाइट कर लिए। कुछ नहीं बोली। मैंने कामली कहा, उसने कहा था, मुझे कॉम्प्लिकेटेड माइंड वाली विमेन पसंद नहीं है। ब्री की आंखों में इमोशंस मिक्स हो गए, लेकिन उसका एक्सप्रेशन फिर भी स्टेडी रहा। वो कामली बोली, कैरोलाइन, क्या तुम मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रही हो? अगर हाँ, तो तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। उसने थोड़ा आगे आकर कहा, तुम चाहो तो मुझे जज कर लो या स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन वाली बातें कर लो, लेकिन मैं गोल ओरिएंटेड हूं। मैंने इस आदमी को चाहा और अब वो मेरा है। उसने हल्की मुस्कान दी। आज के बाद मैं उसकी लीगल वाइफ हूं, तुम नहीं। और रहा सवाल वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, तो हमारे पास पूरा टाइम है और वो मेरी एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। मैंने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराई। तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे पास बहुत टाइम है? अगले दिन बेन का बेबी शावर था। उसके पेरेंट्स हर किसी से यही कह रहे थे। असल में तो वो लोग हमेशा से लीगली मैरिड थे। बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्योंकि बेन अपनी एक्स की रेपुटेशन बचा रहा था। मैं जैसे ही अंदर गई,
जिन लोगों ने मुझे पहले देखा था वो अनकंफर्टेबल हो गए, लेकिन मैंने एक्ट किया जैसे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता और सीधे बेन की तरफ चली गई। वो बहुत खुश था। कैरोलाइन, मुझे नहीं लगा था तुम आओगी। उसकी आवाज में सरप्राइज था। मैं हल्के से मुस्कुराई। इतने इम्पोर्टेंट ओकेजन पर नहीं आऊंगी क्या? थोड़ी दूर पर ब्री ने मुझे देख लिया और धीरे धीरे प्रैम पुश करती हुई हमारी तरफ आने लगी। लोग उसे रोक रोक कर बात कर रहे थे और वो पोलाइट स्माइल देकर आगे बढ़ रही थी। मैंने बेन को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए। सॉफ्ट टोन में कहा, ये ब्री के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन रिकॉर्ड्स हैं। 9 महीने पहले विदेश में हुए थे। इसे तुम अपना गिफ्ट समझ लो। बेन ने पेपर्स लिए और पढ़ने लगा। कुछ देर बाद वो कंफ्यूज्ड होकर बोला, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्यों करवाई उसने? मैंने ब्री की तरफ देखा। वो अब हमारे पास पहुंच चुकी थी। उसके फेस पर सस्पिशन था। मैंने कामली कहा, ये सवाल तुम्हें उससे पूछना चाहिए। और इतना कहकर मैं वहां से चली गई। अगले दिन मैं और अमीलिया फिर सिटी एस वापस चले गए। मैंने अपना हाउस और कार बेच दिया, लेकिन इस बार मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं कर रही थी। इस बार मैंने पूरा पैसा एक आर्ट गैलरी को रिनोवेट करने में लगाया, सिटी एस में। वो वही ड्रीम डिजाइन था जो अमीलिया के कंप्यूटर में सालों से पड़ा था, और वही डिजाइन जो मेरी प्रीवियस लाइफ में बेन ने चुरा लिया था और अवार्ड्स जीत लिए थे। अमीलिया की आंखें थोड़ी मॉइस्ट हो गईं। वो धीरे से बोली, मैं हमेशा सोचती थी मुझे ड्रीम करने की एबिलिटी क्यों दी गई, लेकिन उसे पूरा करने का मौका क्यों नहीं? उसने मेरी तरफ देखा। अब समझ आया, हेवन ने सही रास्ता चुना था। उस दिन तुम मुझे मिल गई, उसके लिए थैंक यू। उसके बाद हम सिटी एस में ही रहे। बेन के मैसेजेस आते रहे, कॉल्स, व्हाट्सएप, एंडलेस। ब्री भी कोशिश करती रही, लेकिन मैंने सब इग्नोर कर दिया। मैं अमीलिया की दुनिया में डूब गई, फाइन आर्ट्स की ब्यूटी में, और धीरे धीरे मैं उस लाइफ को जीने लगी जो मैंने खुद चूज की थी। मैंने कुछ समय के लिए अपने आप को पूरी इस ड्रामा से बाहर कर लिया था, जैसे सब कुछ पॉज पर डाल दिया हो। एक दिन मैं सिटी एस में पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ डिनर पर थी, और वहीं पर मुझे एक पुराना अक्वेंटेंस मिल गया। उसने मुझे देखते ही चौंक कर कहा, कैरोलाइन, तुम सिटी एस में क्या कर रही हो? तुमने वो शॉकिंग न्यूज सुनी क्या? मैंने आईब्रो उठाई। कौन सी न्यूज? उसने धीमी आवाज में कहा, दोज ट्विंस। वो बेन के बच्चे ही नहीं हैं। ये सुनकर मैं एक सेकंड के लिए साइलेंट हो गई। फिर उसने मुझे पूरा सीन बताया। बेबी शावर के अगले दिन ही बेन ने पैटर्निटी टेस्ट करवाया था, और जब रिजल्ट्स आए तो कहा जाता है कि वो वहीं गिर पड़ा, लिटरली कोलैप्स कर गया। उसी दिन ब्री और वो 1 महीने के ट्विंस को घर से निकाल दिया गया, और वो वापस अपने पेरेंट्स के पास चली गई। बेन के पेरेंट्स पूरी तरह टूट चुके थे, और हर दिन ब्री के पेरेंट्स के कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़े होकर गालियां देते रहते और कॉम्पनसेशन मांगते रहते। ब्री के पेरेंट्स भी जवाब देने बाहर आ जाते, और फिर वहां पूरी तरह वर्बल वॉर शुरू हो जाती। बेन के पेरेंट्स रूरल बैकग्राउंड से थे, हेवी रीजनल एक्सेंट के साथ, और ऑनेस्टली ब्री के पेरेंट्स के सामने वो आर्ग्यूमेंट में पूरी तरह आउटमैच थे। स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि दोनों को स्ट्रोक आ गया। शुरू में लोगों ने सोचा ड्रामा चल रहा है, कोई सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन जब हेल्प पहुंची तो एक का माउथ लेफ्ट साइड ड्रॉप हो चुका था और दूसरे का राइट साइड। दोनों को साइमल्टेनियस स्ट्रोक आया था। कुछ दिनों बाद एक और शॉकिंग थिंग हुई। बेन ने ब्री और बच्चों को वापस घर ले लिया। उसने कहा, अब जब शादी हो ही गई है तो फैमिली होती है, और वैसे भी एल्डर्स को केयर की जरूरत है। उसके बाद एक रात मुझे व्हाट्सएप पर ब्री का मैसेज आया, 999। मैं घबरा गई और तुरंत कॉल किया, लेकिन फोन बेन ने उठाया। उसने कैजुअली कहा, वो गलती से फोन में दब गया था।
बेबी संभालते हुए। कुछ दिनों बाद बेन खुद मुझसे मिलने आया, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक ही सवाल लेकर आया। तुम कहाँ हो, कैरोलाइन? उसने बताया कि उसने मेरे सारे दोस्तों से पूछ लिया है और उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो पहले जैसा जेंटल, स्माइलिंग बेन नहीं था। अब वो डार्क लग रहा था, जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। जिस रात मैं सिटी एस से वापस आई, मैंने अपने नए अपार्टमेंट बिल्डिंग के एंट्रेंस पर बेन को देखा। पहले तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। सूट पहना था, लेकिन बॉडी बहुत थिन लग रही थी। फेस गॉन था, आईज डल थी। वो खड़ा था, लेकिन वो शांत नहीं था। वो उस साइलेंस जैसा था जो स्टॉर्म से ठीक पहले होता है। मैंने उसे घूरकर पूछा, तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे मिला? उसने कामली कहा, जिस एजेंट से तुमने पुराना घर बेचा था, उसी से पूछा। मैंने हल्का सा लाफ किया, कोल्ड, अनइंटरेस्टेड। लेकिन वो अनअफेक्टेड रहा। उसने शांत आवाज में कहा, कैरोलाइन, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता। मैंने फिर से कोल्ड लाफ किया। वो आगे बोला, मैंने गलत किया था, इसलिए तुमने रिवेंज लिया। फेयर है, कैरोलाइन। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जो कुछ हुआ, वो सब ब्री की प्लानिंग थी। उसने खुद एडमिट किया है कि ये सब उसने केयरफुली प्लान किया था। उसने मेरे पेरेंट्स तक को हर्ट किया। उसकी आवाज हार्ड हो गई। मैं उसे अब नहीं छोड़ूंगा। मैं पहले सॉफ्ट था, यही मेरी गलती थी। मैं एक आर्टिस्ट हूं, लेकिन यही मेरी वीकनेस बन गई। अब ऐसा नहीं होगा। उसने डीप ब्रेथ लिया। कैरोलाइन, अब हम इवन हैं। सब कुछ ठीक हो सकता है। मेरी फंडिंग डील ऑलमोस्ट साइन होने वाली है। मिलियंस का प्रोजेक्ट है। मैंने तुम्हें बताया नहीं था, सरप्राइज देना चाहता था। मनी के बाद कोई प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम नहीं रहती। पुराना घर छोड़ दो, मैं तुम्हें उससे भी बड़ा घर दूंगा। मेरे पेरेंट्स को केयर के लिए लोग रख लेंगे। तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। वो थोड़ा आगे झुका। और बच्चे, कैरोलाइन, हम अपने बच्चे भी जरूर बनाएंगे। उसके बाद वो ज्यादा रुका नहीं, चला गया। और मुझे एक फ्लैशबैक आया, मेरी प्रीवियस लाइफ में, जब मैं बार बार जॉब से निकाल दी गई थी। तो मैं एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस बन गई थी। उस प्राइवेट डाइनिंग रूम में बेन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था। उन्होंने मुझे मास्क के पीछे पहचान नहीं पाया था, लेकिन मेरी ही बात कर रहे थे। उनमें से एक ने पूछा, तुमने कहा था ना कैरोलाइन से फीलिंग्स थी, तो फिर हर बार उसकी जॉब क्यों निकलवा देते हो? बेन हल्का सा हंसा था, जैसे ये कोई मजाक हो। कैरोलाइन मेरी पहली लव थी और हमारे बीच बहुत अच्छे दिन रहे हैं। हाँ, मुझे उसके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो बहुत प्राउड है। ब्री वाले इंसिडेंट की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया, डिवोर्स कर लिया और बिना कुछ कहे चली गई। मुझे पहले उसकी उस प्राइड को तोड़ना होगा। जब वो पूरी तरह नीचे आ जाएगी, तभी जब मैं उसे हेल्प करने जाऊंगा, तब वो समझेगी कि उसे क्या खोना पड़ा है। मेरी प्रीवियस लाइफ में उसने मुझे नीचे गिराया था, और इस लाइफ में मैं उसे पहले ऊपर उठने दूंगा और फिर बहुत बुरी तरह गिराऊंगा। बेन के लिए रियल रिवेंज ये नहीं था कि उसे फिजिकली हर्ट किया जाए या उसकी रेपुटेशन खराब की जाए। उसके लिए रिवेंज था उसके पूरे कैपिटल को तोड़ना, करियर, मनी, लव, चिल्ड्रन और उसकी डिग्निटी। वो चाहता था कि वो हर चीज एक एक करके खो दे और वो सब उसके सामने ही हो। उसे गिराना ही काफी नहीं था, उसे मीठी जिंदगी से सीधे कड़वे सच में फेंकना था। वो असली पेन था। और अब फाइनल स्ट्राइक आ चुका था। इन्वेस्टमेंट मीटिंग में जब मैं और अमीलिया अंदर गए, तो बेन का चेहरा एकदम शॉक से फ्रीज हो गया। फिर उसने खुद को कंट्रोल किया और इन्वेस्टर्स के सामने हल्का सा मजाक भी बना दिया। मिस बेल, आप श्योर हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए? आपका स्पीच इशू काफी सीरियस है, चाहें तो मैं हेल्प कर सकता हूं। मैंने कामली कहा,
अमीलिया मेरी कंपनी की चीफ डिजाइनर है, प्रेजेंटेशन मैं खुद दूंगी। बेन की आंखें इंस्टेंटली डार्क हो गईं। अमीलिया पहले अपनी स्पीच इंप्रूव करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे कहा था, तुम्हें बस वही करना है जिसमें तुम बेस्ट हो। हर वीकनेस फिक्स करने की जरूरत नहीं होती। डिजाइन तुम्हारी स्ट्रेंथ है, बाकी मैं संभाल लूंगी। और बेन, वो इस दौरान मेरा एक्सीलेंट टीचर रहा था। उसने मुझे जो सिखाया था, उसी की वजह से मैं प्रेजेंटेशन के हर सवाल का जवाब कॉन्फिडेंटली दे पा रही थी। फिर जब मैंने बिग स्क्रीन पर सिटी एस की आर्ट गैलरी का वीडियो चलाया, तो रूम में बैठे इन्वेस्टर्स एक एक करके इम्प्रेस्ड होने लगे। सिटी एस पहले से ही आर्ट का इंटरनेशनल हब था, और वहां मार्केट अप्रूवल मिलना मतलब मॉडल नेशनल लेवल पर रिप्लिकेट हो सकता है। रूम में अपलॉज शुरू हो गया, और बेन, उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। वो चेयर में बैठा अचानक टूट सा गया, जैसे सारी ताकत निकल गई हो। मैंने बाहर जाते वक्त उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। 2 महीने बाद अमीलिया के साथ मेरी डिजाइन कंपनी CNA ने अपना पहला फंडिंग राउंड सिक्योर कर लिया। बेन को मैंने लंबे समय से नहीं देखा था। उस दिन के बाद जब वो मेरे अपार्टमेंट के बाहर आया था, मैंने क्वाइटली अपना घर बदल दिया था। किसी को बताया भी नहीं। मुझे पता था ये सेटबैक उसके लिए फेटल था। कहते हैं जब कुत्ता कॉर्नर में फंस जाता है तो वो भी वॉल कूद सकता है। मैं खुद को रिस्की सिचुएशन में नहीं डालना चाहती थी। सुना था उसने अपने सारे एसेट्स मेरे नाम ट्रांसफर करने के बाद बहुत बड़ी लोन ली थी, यह सोचकर कि वो जल्दी रीपे कर देगा। लेकिन अब उसकी सारी उम्मीदें बबल की तरह टूट चुकी थीं। और ऑनेस्टली ये उसका कर्मा था। उस दिन कैफे में इन्वेस्टर से मीटिंग के बाद मैं अपनी कार में बैठ ही रही थी, जब अचानक ब्री सामने आ गई। वो बिल्कुल बदल चुकी थी, पतली, ऑलमोस्ट स्केलेटल, और स्किन वाइट जैसे कोई गोस्ट हो। वो भागती हुई मेरे पास आई। उसकी आंखों में पैनिक था। कैरोलाइन, प्लीज। उसकी आवाज टूट रही थी। प्लीज बेन को रोक दो। मैं गलत थी। मुझे तुमसे डिवोर्स नहीं करवाना चाहिए था। मैं सॉरी हूं। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगी। बस उसे मुझे छोड़ने को बोल दो। मैंने शॉक्ड होकर विंडो आधी नीचे की। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था वो मेंटली टूट चुकी थी। वो जल्दी जल्दी अपना कॉलर खींचकर दिखाने लगी। उसके बॉडी पर ब्रूजेस के निशान थे। वो पागल हो गया है। हर दिन मुझे टॉर्चर करता है। अगर मैं भागी तो मेरे पेरेंट्स और बच्चा सबको नुकसान पहुंचाएगा। उसकी आवाज कांप रही थी। कैरोलाइन, वो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। तुम ही उसे रोक सकती हो। मैं कुछ नहीं चाहती। मैं अकेले बच्चे को पाल लूंगी। बस मुझे छोड़ दो। मुझे जीने दो। उसकी हालत देखकर मैं कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाई। वो लड़की जो कभी खुद को विनर समझती थी, जो मुझे गिराकर खुश थी, आज उसी हालत में मेरे सामने थी। अचानक वो कांपी और धीरे से पीछे मुड़ी। थोड़ी दूरी पर बेन खड़ा था, एक कार के पास। उसका फेस साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो हमें देख रहा था। ब्री चीखी और भागने लगी। बेन धीरे धीरे अपनी कार की तरफ गया, इंजन स्टार्ट किया, और फिर उसने गाड़ी एक्सेलरेट की, सीधे उसकी तरफ। भीड़ की चीखों के बीच ब्री हवा में उछल गई, एक आग बनाते हुए नीचे गिरी और जोर से जमीन पर टकराई। फिर वो वहीं पड़ी रह गई, बिल्कुल मोशनलेस। खून धीरे धीरे सड़क पर फैलने लगा, लेकिन कार रुकी नहीं। बेन जॉनसन जैसे पूरी तरह फ्रेंजी में चला गया था। उसने गाड़ी सीधा दूसरी तरफ मोड़ दी। वहां सड़क किनारे नर्सरी स्कूल के बच्चे खड़े थे, जम गए, डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। लोग चीख पड़े, और उसी पल मैंने स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया और पूरा एक्सेलरेटर दबा दिया।
मैं पहले भी मर चुकी थी। तो एक बार और सही। मैंने दांत भींच लिए और बेन की अनकंट्रोलेबल कार की तरफ सीधा टकराने चली गई। अगले ही पल एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। मेरी कॉन्शियसनेस फेड होने लगी और आखिरी सोच बस ये थी, मेरे 200 बिटकॉइंस का क्या होगा। जब मैंने आंखें खोली तो मैं हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी। एक यंग नर्स का चेहरा देखकर वो बहुत खुश हुई, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही मैंने वीक आवाज में पूछा, 2025? नर्स एक सेकंड कंफ्यूज्ड हुई, फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। मैं अंदर ही अंदर शॉक में थी। मैंने बहुत नॉवेल्स पढ़े थे, तो बॉडी तो वीक थी, लेकिन दिमाग ऑलरेडी तेज चल रहा था। ये सपना है, नियर डेथ एक्सपीरियंस, या मैं फिर से रीबॉर्न हुई हूं? नर्स बहुत खुश थी। तुम लकी हो, तुम्हारा हार्ट बंद हो गया था, लेकिन फिर अचानक वापस चल पड़ा। उस दिन मैं बेड पर लेटे लेटे सब याद करती रही। अगर ये सपना था तो इतना रियल कैसे था? आर्ट गैलरी का हर डिटेल, सिटी एस वाला पूरा डिजाइन, सब कुछ इतना क्लियर क्यों था, जैसे वो सच में हुआ हो। शाम को बेन मेरे हॉस्पिटल रूम में आया। इस लाइफ का बेन जॉनसन, रिफाइंड, एलिगेंट, कॉन्फिडेंट। वो बिल्कुल पावरफुल बिजनेसमैन जैसा लग रहा था। उसने कैजुअली कहा, कैरोलाइन, तुम अकेली हो, कोई भी तुम्हारा फायदा उठा सकता है, मेरी मिस्ट्रेस बन जाओ। हमने उस रात को शेयर किया था ना। मैं उसे देखती रही और अचानक पूछ लिया, गैलरी सर्कुलेशन डिजाइन का की क्या होता है? वो एक सेकंड रुका, फिर जैसे ऑटोमेटिकली जवाब दिया, नेचुरल गाइडेंस और फ्री एक्सप्लोरेशन के बीच बैलेंस। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये वही लाइन थी जो बेन ने मुझे मेरे ड्रीम में सिखाई थी। और इस लाइफ में मुझे इस फील्ड की कोई नॉलेज नहीं थी। मैंने मुश्किल से हाथ बढ़ाकर फोन उठाया, फ्लैटमेट को कॉल करने के लिए, और लैपटॉप मंगवाया। बेन हल्का सा मुस्कुराया। अचानक प्रोफेशनल क्वेश्चंस क्यों? मैंने उसे देखा। कोल्ड वॉइस में कहा, गेट आउट। वो बाहर जाते जाते स्नीयर कर गया, लगता है तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा। आधे घंटे बाद मेरा लैपटॉप आ गया। मैंने धीरे धीरे लॉगिन किया, पासवर्ड डाला, जो मेरे दिमाग में जैसे बर्न हो चुका था। मैंने आंखें बंद की, फिर खोली और एंटर दबाया। BTC 200। मैं बहुत देर तक स्क्रीन को देखती रही और फिर एक डीप ब्रेथ लिया। पहले जब मैं बेन और ब्री से बदला ले चुकी थी, तो मुझे हमेशा एक रिग्रेट होता था कि एक पैरेलल वर्ल्ड में मेरी दूसरी वर्जन अकेली मर गई और वो लोग खुशी से जीते रहे। शायद मेरी ये सैक्रिफाइस किसी भगवान तक पहुंच गई थी और उसने मुझे दूसरा चांस दिया, और साथ में एक फॉर्चून भी। अगले कुछ समय में मैं हॉस्पिटल के ऑर्डर्स फॉलो करती रही, मेडिसिन, इंजेक्शंस, और साथ साथ प्लानिंग करती रही। एक महीने बाद मैंने अमीलिया को उसके काउंसिल फ्लैट में ढूंढ लिया, और इस बार उसने लगभग तुरंत ही मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने अमीलिया से क्यूरियोसिटी में पूछ लिया, तुमने मुझ पर भरोसा क्यों किया? वो थोड़ी देर सोचती रही, फिर धीरे से बोली, पता नहीं क्यों, सालों से ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी का इंतजार कर रही हूं। ये फीलिंग ही मुझे आगे बढ़ाती रही, वरना शायद मैं कब का खुद को छोड़ चुकी होती। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें थोड़ी मॉइस्ट हो गईं। मैंने उसे देखकर एक ब्राइट स्माइल दी। हाँ, मैं यहां हूं, और थैंक यू मेरा इंतजार करने के लिए। उस वक्त गैलरी इंडस्ट्री पूरी तरह बेन के स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल से चल रही थी। उसका स्लोगन था, 500 जॉनसन एस्थेटिक आर्ट गैलरीज अक्रॉस द कंट्री। उसने फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ परफॉर्मेंस अग्रीमेंट साइन किया था और अपना सब कुछ स्टेक पर लगा दिया था। 3 महीने बाद
इंडस्ट्री में अचानक एक नया नाम आया, सीएनए डिजाइन कंपनी। बेन के स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल के बिल्कुल अपोजिट। उनकी फिलॉसफी थी, आर्ट गैलरीज शुड हैव इंडिविजुअल कोर वैल्यूज। उन्हें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए। कैपिटल सपोर्ट के साथ सीएनए ने जल्दी ही मेजर सिटीज में अपनी जगह बना ली। 1 साल बाद सीएनए ने जॉनसन ग्रुप को रिप्लेस कर दिया और पूरे देश में आर्टिस्ट्स के बीच वो टॉप चॉइस बन गई। बेन अपने टारगेट्स पूरा नहीं कर पाया और धीरे धीरे डेट में डूब गया। फिर मैंने उसे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट भेजी। कुछ समय बाद पता चला बेन को सडन स्ट्रोक आया था। डॉक्टर ने बताया कि उसके फैमिली में सेरिब्रल इंफार्क्शन की हेरेडिटरी रिस्क थी, इसलिए उसे स्ट्रोक होने का चांस नॉर्मल लोगों से कई गुना ज्यादा था। लेकिन इतनी कम उम्र में ये रेयर था। कहते हैं जब वो गिरा तो उसके हाथ में पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट टाइटली पकड़ी हुई थी। कुछ दिनों बाद मैं हॉस्पिटल गई। वो बेड पर पड़ा था, बॉडी स्टिफ थी, फेस डिस्टॉर्टेड, और वो पूरी ताकत लगाकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे मारा। कॉल पुलिस, कैरोलाइन प्लीज हेल्प। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं झुककर उसके पास गई और धीरे से बोली, ये तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के बीच का मामला है। मैं आउटसाइडर हूं, इंटरफियर नहीं कर सकती, और वो तुम्हारी वाइफ है। ये बस डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है। पुलिस इन्वॉल्व करना बहुत हैसल हो जाएगा। मैं मुड़ी और बाहर निकलने लगी। उसकी आंखों में दर्द और हेल्पलेसनेस भर गया था। 2 साल बाद अमीलिया के बर्थडे पर मैं मार्केट गई इंग्रेडिएंट्स लेने। उसके लिए स्पेशल डिनर बनाना था। तभी पास वाले स्टॉल पर भीड़ लग गई। मैंने देखा, ब्री थी। वो पोर्क चॉप्स चुराते हुए पकड़ी गई थी और स्टॉल ओनर उसे डांट रहा था, इतनी यंग हो, कोई प्रॉपर जॉब करो, ये छोटी मोटी चोरी क्यों कर रही हो। ब्री परेशान थी, धीरे से प्लीड कर रही थी, मुझे बहुत बैड लग रहा है, कई जॉब से निकाल दिया गया, मेरे हस्बैंड पैरालाइज्ड हैं, 2 बच्चे हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। 1 सेकंड में उसका चेहरा बदल गया। एम्बैरेसमेंट, एंगर, जेलसी, रिजेंटमेंट, सब मिक्स हो गया। मैं उसके पास गई और उसके कान के पास धीरे से बोली, पता है तुम्हें पिछले 2 साल में हर जॉब से क्यों निकाला गया। उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गईं। मैं हल्का सा मुस्कुराई। कर्मा 2 तरफा काम करता है, जो मिलता है उसे एंजॉय करो। मैं मार्केट से बाहर निकली और पीछे से ब्री की चीख सुनाई दी। मेरे अंदर एक स्ट्रेंज सा साइलेंस था। मैं सोच रही थी, क्या वर्स था, उनकी दूसरी लाइफ में मौत, या इस लाइफ में वो दोनों जिंदा रहकर एक दूसरे के साथ फंसे रहना, डेट में डूबकर और खुद को ही टॉर्चर करना। लेकिन एक बात क्लियर थी, दोनों ही सिचुएशंस उनके लिए पनिशमेंट ही थी। मैं कार चलाते हुए अमीलिया की विला की तरफ जा रही थी। रास्ते में एक स्कूल आया और छुट्टी हो रही थी। मैंने कार थोड़ी दूर रोक दी ताकि बच्चे सेफली क्रॉस कर सकें, और तभी मुझे रियलाइज हुआ, ये वही इंटरसेक्शन था जहां पहले बेन और मेरा एक्सीडेंट हुआ था। सेकेंडरी स्कूल के बच्चे मेरे कार के पास से गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर यूथ थी, स्माइल्स थी, एनर्जी थी। वो मुझे हाथ हिला रहे थे, थैंक यू मैम। मैंने भी हल्के से मुस्कुराकर हाथ हिला दिया, और उस मोमेंट पर जिंदगी पहली बार सच में हल्की लगी।